हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौशाम्बी में हुई थी। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? श्रीगुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच बना। अगला प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। अगला प्रश्न है, घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? घटोत्कच का शासनकाल 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की? चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी की, जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि ये कभी भी और किसी भी राजा से नहीं हारा, इसीलिए इसे पृथव्या वीरन की भी उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? समुद्रगुप्त राजगद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा था। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9 शासकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिणाव्रत के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो 12 शासकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? तो भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिशेन था। हरिशेन ने किसकी रचना की थी? हरिशेन ने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना की थी। यहीं से प्रशस्ति अभिलेख से ही समुद्रगुप्त के विषय में सारी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम क्या है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थीं और ये बहुत ही प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न है, श्रीगुप्त ने किसके साथ विवाह किया था? श्रीगुप्त ने दत्त देवी के साथ विवाह किया था और इसी के नाम पर इन्होंने क्या दत्त सिक्के भी चलाए थे। अगला प्रश्न है, पृथव्या वीरन या पृथ्वी का वीर उपनाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। पृथव्या वीरन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त के लिए। अगला प्रश्न है, दत्त सिक्के किसने प्रारंभ करे थे? दत्त सिक्के समुद्रगुप्त ने प्रारंभ करे थे। इस दत्त सिक्कों पर जैसे सिक्का होता था तो इसकी ऊपरी सतह पर दत्त देवी का चित्र था और निचली सतह पर रथ को खींचता हुआ घोड़ा दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, धनुर्धारी और वीणा वादन प्रकार के सिक्के किसने प्रारंभ करे? तो वो भी क्या है? समुद्रगुप्त ने प्रारंभ करे थे। तो समुद्रगुप्त ने धनुर्धारी, वीणा वादन और दत्त सिक्के प्रारंभ करे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर रामगुप्त बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था।
अगला प्रश्न है रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था और ये एक अयोग्य शासक था, तो इसी को अपादस्थ कर चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, गद्दी पर बैठ गया। अगला प्रश्न है देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की रचना है। इसी से चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और बहुत सारी घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं। इसमें दिखाया गया है कि रामगुप्त की हत्या कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर ली थी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का सबसे कमज़ोर शासक कौन था? तो रामगुप्त था। अगला है रामगुप्त की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है, विवाह कर लिया, खुद को क्या है, शासक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का क्या है, छोटा भाई था। रामगुप्त का छोटा भाई था। अगला है रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार 375 ईस्वी में जमाया था और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे उपनाम लिए, जैसे देवराज, देवगुप्त, देवाश्री, उज्जैन पदाधीश्वर, परम भागवत, देवदूत, इस तरह की बहुत सारी उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थीं। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को ख्याति मिली। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के दरबार के महान कवि का नाम क्या था? तो महान कवि का नाम क्या था? महाकवि कालिदास। और कालिदास की रचनाएं बहुत सारी हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जैसे अग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोपर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसागर। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास की। तो ये रचनाएं परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोपर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसागर। ये क्या है, कालिदास की रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? चंद्रगुप्त ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो दूसरी राजधानी बनाई उज्जैनी। कहाँ? उज्जैनी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त की महारानी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम ध्रुव स्वामिनी था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक दूसरी महिला से भी विवाह किया था जो नागवंश की थी, जिसका नाम था कुबेर नागा। क्या नाम था? कुबेर नागा से भी इन्होंने विवाह करा था जो कि नागवंश की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? तो कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम महेंद्रादित्य था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? तो कुमारगुप्त का शासन शांति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। और कुमारगुप्त प्रथम के समय में मयूर शैली के सिक्कों का भंडार मिला था राजस्थान से। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मयूर शैली के सिक्कों का भंडार गुप्त काल में कहाँ से मिला था? तो राजस्थान से मिला था। और किसके शासन में मिला था? कुमारगुप्त के शासन में मिला था। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 667 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त को सत्यादित्य या शकरादित्य नाम से भी जाना जाता है। क्या? स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा।
इसे सत्यादित्य या सक्रादित्य, क्या सत्यादित्य या सक्रादित्य नाम से भी जाना जाता है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया था? तो पर्णदत्त को बनाया था। किसे बनाया था? पर्णदत्त को। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। विष्णुगुप्त तृतीय था। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के विषय में, तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों के बहुत सारे आक्रमण हुए और इसका पूरा जीवन ही स्कंदगुप्त का हूणों के आक्रमण को शांत करने में निकल गया। इसके समय में खुशनवाज खां, तोरमाड़, महिरकुत और बहुत सारे हूणों ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई पेट कहलाती थी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? तो किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। मैंने बताया था कौन कौन से प्रमुख हूणों ने आक्रमण किया था। तो खुशनवाज खां, तोरमाड़ और मिहिरकुत नामक हूणों ने इसके समय में आक्रमण किया था और इसका पूरा जीवन हूणों के आक्रमण को दबाने में निकल गया। इसके समय में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ। कौन सी झील? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ जो कि चक्रपाणी ने कराया था। किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरनार। अगला प्रश्न है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फायान किसके शासन में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो वाकाटक। अगला प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को क्या है? कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो कौहोम स्तंभ अभिलेख में। कौहोम स्तंभ अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला प्रश्न है गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो चौथी सदी में निर्मित हुआ था। अगला है फायान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकवोकी में किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की? तो किसने की थी? कालिदास ने। और कालिदास की अन्य
प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, ऋतुसागर ऋतुसागर नहीं ऋतुसार आदि। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई। अगला प्रश्न है गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 8वां भाग। अगला प्रश्न है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता थी। इसके समय में ही यहाँ से पतन प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो किसने दिए थे? गुप्त वंश ने। अगला प्रश्न है महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बना है। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो कौन है? अग्निमित्र। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख से ही मिलता है। मैंने बताया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह प्रथा गुप्त युग में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ? तो अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख ऐरण अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वियना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किसी रूपक कहा जाता है। किसके शासनकाल में हुआ था ये? कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवनीतकम का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी के तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। अगला प्रश्न है सर्वराज्योछेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। सर्वराज्योछेता मतलब सभी राज्यों में श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध की स्थापना कब की थी? तो 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है गुप्त संबंध एवं शक संबंध में कितना अंतर है? गुप्त संबंध एवं शक संबंध में 241 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त काल में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सिपाहियों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सिपाहियों को चाटवाहट कहा जाता था। क्या कहते थे? चाटवाहट कहा जाता था। अगला प्रश्न है सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो 510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक के शासनकाल में नवरत्न निवास करते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें प्रमुख कौन कौन से थे? कालिदास, बारामेहर, ये प्रमुख थे। अगला प्रश्न है गुप्त काल में पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो
तो गुप्त काल में पुलिस अधिकारी को दंडपासिक कहा जाता था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के फास्टेस्ट क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।